दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित पर्यावरण के एनसीईआरटी सार के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है महत्वपूर्ण अध्याय प्राकृतिक वनस्पति विश्व और भारत के संदर्भ में। इस अध्याय में हम नई और पुरानी एनसीईआरटी पुस्तकों से प्राकृतिक वनस्पति अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी को कवर करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें प्राकृतिक पारितंत्र, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, वनों के प्रकार और घास स्थल हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसका पहला भाग। दोस्तों आइए जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति जो है वो किस प्रकार से होती है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। आप जान लीजिए कि करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी एक निर्जीव और वीरान ग्रह था। धीरे धीरे समुद्र के खारे जल में जीवन विकसित हुआ और जीवन का पहला रूप वनस्पति जगत से संबंधित था। वनस्पति जगत के आधार पर ही जीवन के दूसरे रूप यानी प्राणी जगत का आविर्भाव हुआ और वनस्पति जगत से प्राप्त भोजन या ऊर्जा पर ही जीव जंतुओं का जीवन निर्भर है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति सभी जीवधारियों के जीवन और आवास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनस्पति जगत का मौलिक महत्व इस बात में है कि एकमात्र वे ही सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदल सकते हैं। दोस्तों ये सही है कि जीव जंतु अपने जीवन के लिए पूर्ण रूपेण वनस्पति जगत पर आश्रित हैं, लेकिन बदले में जीव जंतु भी वनस्पति के लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि वे इसको बनाए रखने और बढ़ाने में अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। इस तथ्य का अध्ययन आपने जीव विज्ञान में जरूर किया होगा क्योंकि जीव जंतु और वनस्पति एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। यही कारण है कि इस अध्याय में वनस्पति के बाद हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों प्राकृतिक पारितंत्र किसी क्षेत्र के पौधे और जीव जंतु परस्पर इतने जुड़े होते हैं या एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं कि एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। और आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र के एक दूसरे पर आश्रित पौधे और जीव जंतु मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के आश्रितता के अभाव में या एक दूसरे के अभाव में दोनों की उत्तरजीविता संभव नहीं है। पारितंत्र का विकास लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है और पारितंत्र से छेड़छाड़ के किसी भी प्रयत्न के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और आप जान लीजिए कि मनुष्य जो है इसी पारितंत्र का एक भाग है। वास्तव में इस मूलभूत तथ्य की जानकारी मनुष्य को काफ़ी बड़ी गलतियां करने के बाद विगत कुछ वर्षों में ही प्राप्त हुई हैं, जब जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परक्षरण आदि के द्वारा पृथ्वी पर मनुष्यों को और अन्य जीवधारियों को जब नुकसान हुआ, खतरा हुआ, तब मनुष्य को इस बात की जानकारी हुई है कि मनुष्य पारितंत्र का भाग है और पारितंत्र में कोई भी परिवर्तन वो उसको प्रभावित करेगा। इसलिए उसने इस खतरनाक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न आरंभ किए हैं जिससे ये उसके हाथों से निकलने न पाए। विविध वनस्पति क्या है? तो दोस्तों जलवायु की दशाओं, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा में बहुत ही महत्वपूर्ण और निकटता का संबंध है। संपूर्ण भारत में फैली मूल प्राकृतिक वनस्पति के आवरण में वन, घास भूमियाँ और झाड़ियाँ शामिल हैं। हमारे देश में 49,000 विभिन्न जाति के पौधों की सूची और उनका वर्णन उपलब्ध है। अगर विविधता की बात करें तो संसार में भारत के समान क्षेत्रफल वाले देशों की तुलना में पौधों की ये संख्या बहुत बड़ी है। यहाँ पर विविधता अधिक है। इनमें से 5,000 प्रजातियाँ तो ऐसी हैं जो केवल भारत में मिलती हैं। हमारा देश फूलों वाले, पुष्पों तथा बिना फूलों वाले दोनों प्रकार के पौधों में संपन्न है। बिना फूलों वाले पौधों में फर्न, शैवाल और कवक शामिल हैं। पौधों की ऐसी विविधता का रहस्य देश के विभिन्न उच्चावच स्थलाकृतियों, मृदा, दैनिक और वार्षिक तापांतरों, वर्षा की मात्रा और इसकी अवधि के अंतर से छिपा है।
संक्षेप में हमारे देश में उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर ध्रुवीय वनस्पति तक पाई जाती है और ऐसा मुख्य रूप से हिमालय के कारण है। आइए अब जानते हैं वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में। दोस्तों, स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है और इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार में परिवर्तन होता है। जीवोमों का भूमंडलीय वितरण। दोस्तों, वन, घास भूमियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ और टुंड्रा पौधों के प्रमुख समावास या जीवोम है। जहाँ पर जल की प्रचुर आपूर्ति या अधिक आपूर्ति है वहाँ पर आर्द्र प्रदेशों में वन पाए जाते हैं। साधारण वर्षा वाले प्रदेशों में घास भूमियाँ होती हैं और कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं और टुंड्रा वनस्पति अत्यंत ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इनके आधार पर हम वनों के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानेंगे कि वनों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, वनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सदाहरित वन यानी सदाबहार वन और दूसरा पर्णपाती वन। सदाहरित वनों में वर्ष की किसी भी ऋतु में पेड़ों से संपूर्ण पत्तियां एक साथ कभी नहीं झड़ती हैं। पर्णपाती वन वे हैं जिनमें किसी विशेष ऋतु में पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं और इस प्रक्रिया से पेड़ वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली आर्द्रता की हानि को कम कर लेते हैं। वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो वनों का वर्गीकरण सदाहरित वन और पर्णपाती वन दो प्रकार के वन हैं। सदाहरित वनों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन, भूमध्य सागरीय वन और शंकुधारी वन शामिल हैं। पर्णपाती वनों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, घास भूमियाँ, मरुस्थलीय वनस्पति और टुंड्रा शामिल होती है। सबसे पहले आइए सदाहरित वनों के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंध के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है और वहां पर गर्म और आर्द्र दशाएं पाई जाती हैं। ऐसे में विभिन्न प्रकार की वनस्पति में तेजी से वृद्धि होती है और पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं जिससे अतिरिक्त आर्द्रता वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाती है। जो विषुवतीय प्रदेश है वहाँ पर शुष्क ऋतु नहीं होती है, आर्द्रता हमेशा होती है, वर्ष भर वर्षा होती है, तो पौधे पूरे वर्ष भर बढ़ते रहते हैं। पूरे वर्ष पेड़ों की पुरानी पत्तियां झड़ती रहती हैं, उनके स्थान पर नई कोपलें फूटती रहती हैं। यहाँ पर कई तरह के कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इनका व्यापारिक महत्व है, आप जान लीजिए, जिसमें महोगनी, आबनूस और रोजवुड प्रमुख हैं। तटीय अनूपों और डेल्टा प्रदेशों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं बहुत घने होते हैं। यहाँ पर कोई भी एक मौसम में पेड़ों की पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं और हमेशा ये हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इनको सदाहरित वन कहते हैं। दोस्तों, एक तथ्य है कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं और ये बहुत बड़े भाग को ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। हरित वनों में दूसरा प्रकार है सदाहरित वनों में मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन। तो ये वन उपोष्णकटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी सीमांतों में पाए जाते हैं। इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले और कठोर लकड़ी वाले पेड़ होते हैं। दक्षिणी चीन, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। सदा हरे रहने वाले ओक, यूकेलिप्टस और वाटल कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। और आप जान लीजिए, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ये मगर जैसे बड़े जानवर को मार कर खा सकता है।
तीसरा प्रकार भूमध्य सागरीय वनों का है और ये वन मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में शीत ऋतु में साधारण वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है और इस क्षेत्र में बिना पत्तियां गिराए पेड़ों ने शुष्क ग्रीष्म ऋतु का मुकाबला करने के लिए स्वयं को अनुकूलित कर लिया है। पौधों की पत्तियां या तो कटीली या मोम जैसी चिकनी अथवा छोटी होती हैं। इसके कारण वाष्पोत्सर्जन या पानी की हानि कम होती है। पेड़ों की जड़ें लंबी होती हैं ताकि वे अधिक गहराई से भी जल खींच सके। और इसमें आप जान लीजिए मोटी छाल वाली जो है, मोटी छाल आर्द्रता को हानि को रोकती है। पेड़ों के बीच के खाली स्थान पर झाड़ियाँ उगी होती हैं। कार्क, ओक, जैतून और चेस्टनट जो है भूमध्य सागरीय वनों के सामान्य पेड़ है। इसके अलावा आप देखिए भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल और पत्तियां वाष्पोत्सर्जन रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। चौथा जो प्रकार है सदाहरित वनों में, वो शंकुधारी वन का है। शंकुधारी वन भी सदाहरित वन होते हैं और ये वन उत्तर ध्रुवीय प्रदेश के चारों ओर यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीपों में पाए जाते हैं। ये ऊंचे पर्वतों पर भी मिलते हैं। यहाँ वर्धन काल छोटी ग्रीष्म ऋतु तक सीमित होती है। पेड़ ऊंचे, शंक्वाकार और सदाहरित होते हैं। इनकी पत्तियां मोटी और सुइयों के आकार की होती हैं। इससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। शीत ऋतु की भयंकर ठंड से बचाव होता है। यहाँ मुलायम लकड़ी वाले पेड़ जैसे चीड़, देवदार, फर, हेमलाक और स्प्रूस पाए जाते हैं। और इसके अलावा जान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। यहाँ पर शंकुधारी वनों को आप देख सकते हैं। शंकुधारी वनों का ये अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनकी बनावट इस तरह से शंकु की तरह होती है, इसलिए इनको शंकुधारी वन कहते हैं। और रूसी भाषा में टैगा का अर्थ शुद्ध या अनछुआ होता है। अब आइए वनों के दूसरे वर्गीकरण पर्णपाती वनों के अंतर्गत सबसे पहले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जहाँ सुस्पष्ट सूखी ऋतु होती है वहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय जो वन हैं, पर्णपाती वन हैं, ये वन पाए जाते हैं। आप जान लीजिए कि ये एशिया के मानसूनी प्रदेश, मध्य अमेरिका के भाग, ब्राज़ील और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में फैले हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में पेड़ों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं। इन पेड़ों में वनों की जातियाँ कम होती जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों की अपेक्षा ये कम घने होते हैं। कठोर लकड़ी वाले सागौन के मूल्यवान पेड़ इन वनों की विशेषताएं हैं। दोस्तों, इन वनों में बाघ और हाथी जैसे जानवर पाए जाते हैं। गोल्डन लंगूर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों के अंतर्गत दूसरा प्रकार मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन का है। इनकी विशेषताएं जान लेते हैं। तो ये वन शीतल जलवायु के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इनके मध्य जो प्रदेश हैं पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी चीन, जापान, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी चिली तथा न्यूजीलैंड जो हैं आते हैं। यहाँ शीत ऋतु में पेड़ों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं क्योंकि तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। वसंत यानी ऑटम में नई कोपलें फूलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में पौधे तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ पर बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अब आइए शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में जान लेते हैं। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांज, ऐस और बीच इत्यादि हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर आप शीतोष्ण पर्णपाती वनों को देख सकते हैं। अब आइए वर्षा वन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वर्षा वन क्यों? तो यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं और ये इतने सघन यानी घने होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश
धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रेमिलायड पैदा होते हैं और इन वनों में टूकन और टैपीर जैसे महत्वपूर्ण जीव जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वन में जो प्राणी जात है उसकी प्रचुरता यानी बहुलता होती है। टूकन, गुंजन पंछी, रंगीन पक्षी, विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं इस सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, सलाथा, चींटी खाने वाले टैपीर भी पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर और एनाकोंडा एवं बोआ जैसी ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अलावा हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। दोस्तों, मांस खाने वाली पिरान्या मछली समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं और इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से ये बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ब्रोमीलाइड। अब आइए घास भूमियों के बारे में जानते हैं। ग्रासलैंड्स। तो घास छोटी जड़ वाले पौधे हैं। घास विभिन्न जलवायु दशाओं में पनपती है। वनों में घास पेड़ों के नीचे और मरुस्थली और टुंड्रा प्रदेशों में गुच्छों के रूप में उगती है। साधारण वर्षा वाले प्रदेशों के वनों तथा मरुस्थलों के बीच विस्तृत घास भूमियाँ हैं। घास भूमियों के दो वर्ग हैं, एक तो उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ और दूसरा मध्य अक्षांशीय घास भूमियाँ। उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ उष्णकटिबंध में महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख प्रदेशों में विश्वती प्रदेश के दोनों ओर अफ्रीका और ब्राज़ील के पठार और ब्राज़ील के पठार भागों में भारत के दक्षिणी पठार में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ पाई जाती हैं। यहाँ चारों ओर लगभग 2 मीटर ऊंची घास दिखाई पड़ती है। ये घास भूमियाँ अफ्रीका में सवाना और ब्राज़ील में कैंपस के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों, मध्य अक्षांशीय भूमियाँ। तो ये घास भूमियाँ मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के साधारण वर्षा वाले भीतरी भागों में फैली हैं। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के भीतरी भागों, दक्षिणी अफ्रीकी पठार, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना तथा उरुग्वे के तटीय मैदान और ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन में इन घास भूमियों का विस्तार है। यहाँ पर घास छोटी होती है, पेड़ नहीं होते हैं। इन घास भूमियों को यूरेशिया में स्टेप्स, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज और दक्षिण अमेरिका में पम्पास कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण वनस्पति है मरुस्थली वनस्पति। इसको जानना जरूरी है। दोस्तों, मरुस्थली वनस्पति ऐसे जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। मरुस्थली क्षेत्रों में जहाँ पर इस जगह सब जगह वनस्पति का आवरण नहीं होता है, छोटी छोटी झाड़ियाँ झुरमुटों में उगती हैं और इन झाड़ियों की विशेषता क्या होती है तो इनके तने मोटे, कटीले, मोम जैसी चिकनी पत्तियाँ होती हैं। ये वाष्पोत्सर्जन को कम कर देती हैं। नागफनी, कटीली झाड़ियाँ और मोटी घास यहाँ सामान्य रूप से पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के सीमांतों में बबूल के पेड़ मिलते हैं। टुंड्रा। तो उत्तर ध्रुव के चारों ओर यूरेशिया और उत्तर अमेरिका में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ 3 महीने से भी कम अवधि का वर्धन काल होता है। काई और लाइकेन तथा जंगली फूलों वाली झाड़ियाँ यहाँ की विशेषता हैं। लंबी शीत ऋतु में टुंड्रा प्रदेश हिम से ढक जाता है और इस समय यहाँ सूर्य दिन में कुछ घंटों के लिए ही दिखाई पड़ता है। घास स्थल के बारे में आइए जानते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल हैं भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है और ये घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का जो घास स्थल है वो सवाना कहलाता है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर चित्र में जिराफ को दर्शाया गया है। दूसरा शीतोष्ण घास स्थल है। दोस्तों, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं।
यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है और शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। तीसरा जो है वो घास स्थल में कटीली झाड़ियाँ आती हैं। तो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में ये पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना, ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुएला में लानोज कहते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में अर्जेंटीना में पम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ वह स्थान आपको अधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ पर केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए सील नामक मछली और वालरस नामक जीव पाया जाता है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटे फर और मोटी चमड़ी होती है जो उनकी ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती है। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी है। और यहाँ पर आप देखिए ध्रुवीय बालू को चित्रित किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित पर्यावरण के एनसीईआरटी सार के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति और विश्व और भारत के संदर्भ में इस अध्याय का पहला भाग। इसमें हमने प्राकृतिक पारितंत्र, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, वनों के प्रकार और घास स्थलों के बारे में परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। और इसमें हमने कई ऐसे अन्य तथ्यों का समावेश किया है जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।